अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इस इस्लामाबाद में आपको कहते हैं खुशामदीद। और आज जो है वो खबरें गर्मा गर्म है। आज जुमेरात थी और आज दिन था मुलाकात का बानी पीटीआई से, उनके लीडर्स का, उनकी फैमिली का। और हमने ये देखा कि अली अमीन गंडापुर वही ड्रामाई अंदाज में वहां गए जो उनका एक खास अंदाज है। और उसके बाद उन्होंने धुआंधार मीडिया के सामने मीडिया से बात की, जिसमें उन्होंने ये कहा, एक एंटी पाकिस्तान बात की। जब उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान जो है वो कोई हमारे बाप का है, और इसके अलावा इसी तरह की उन्होंने बातें की। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि बजट में जो है मजीद तरमीम हम ले आएंगे जब बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी। हमारा राइट है कि हमें मुलाकात का हक दिया जाना चाहिए। तो अली अमीन गंडापुर बात करते हैं, ठीक है, उनका जोशीला अंदाज है, उनका अपना अंदाज है, उनकी अपनी सारी चीजें हैं। मगर एक बात यहाँ ये देखने वाली है कि जो उन्होंने ये जुमला कहा, इससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। सारी बातें आपकी वजह है कि शायद आपको मुलाकात नहीं करने दी जा रही, जो भी मसले मसाइल आपकी पार्टी के साथ मौजूद है। मगर इस तरह के बयान देकर आप मजीद मसले मसाइल जो है वो अपने बढ़ा लेते हैं। जिस पाकिस्तान को आपने आज ये बात कही है, आप याद रखें कि वही उसी पाकिस्तान के एक सूबे के आप वजीर आला हैं। उसी पाकिस्तान की अवाम ने आपको ये इज्जत दी है कि आप ये वजीर आला की जो सीट है, जो कुर्सी है, उसको एंजॉय कर सके। तो ये तो बात हो गई अली अमीन गंडापुर की। अलीमा खान के और इनके इख्तिलाफात जो है अली अमीन गंडापुर के, वो सबके सामने खुलकर सामने आ गए हैं। एक और डेवलपमेंट जो हुई है वो अली अमीन गंडापुर जो थे गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे, और वहां पर पहुंचकर उन्होंने एक जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में वो गए और उन्होंने जाकर बड़े एक जोशीले अंदाज में कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए। अब एक किसी जज के चैम्बर में जाकर क्या उनको ये तरीका नहीं पता कि एक माहिर टीम जो है वो मौजूद है पीटीआई में, माहिर कानून की, वकीलों की, कि जो उनको ये बता सकते हैं कि एक तरीका क्या होता है। आपको पिटीशन देनी पड़ती है, आपको दरखास्त देनी पड़ती है। आपने तो जाके उसके चैम्बर में खुद अपने आप को और उस जज को मुतनाज़ा बना दिया, और अपने लिए खुद जो अभी केसेस लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के, खुद आपने शायद पीटीआई के लिए मसले मसाइल खड़े कर दिए। तो आपकी जो कहानियां हैं और आपका जो जोशीला अंदाज है वो हर जगह नहीं चलता। मफरूजों पे मबनी बातें जो है वो नहीं चलती, और फिर हर वक्त जो है वो मीडिया को और सोशल मीडिया को तनकीद का निशाना बनाना। अब सोशल मीडिया को अलीमा खान भी जो है तनकीद कर रही हैं और अली अमीन गंडापुर भी तनकीद कर रहे हैं, मगर ये वही सोशल मीडिया है जिससे कुछ दिन पहले आप जो थे वो जिसके गुण गाते थे। तो अब ये मामला है। इसके बाद ईरान की जानिब से भी आयतुल्लाह खामनई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक वीडियो बयान दिया है, और अमरीकी वजीर दिफा ने भी जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें दोनों ने ये दावा किया है कि इस जंग में उन्हें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस तमाम तर मामला में हम बात करेंगे, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो सीनियर तजज़ियाकार पीजे मीर हमारे साथ होंगे और आलमगीर खान हमारे साथ होंगे। तो कहीं ना जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार पीजे मीर साहब। पीजे मीर साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और आपने देखा है कि आज जो है वो खबरें जो है वो गर्मा गर्म है। एक तरफ ईरान की जानिब से आयतुल्लाह खामनई ने एक वीडियो बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अमेरिका को इस हमलों से या इसराइल को इस हमलों से कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि अमरीकी वजीर दिफा जो हैं उन्होंने ये कहा कि अमेरिका ने कामयाबी से अपना मिशन मुकम्मल किया और ईरान की जो जौहरी तंसीबात थी उनको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है। अब आप इस पे जरा नजर डालें कि किसने क्या पाया इस 12 दिनों की जंग से। जो है ये अमेरिका ने ऑर्केस्ट्रेट करवाई, पहले जंग ऑर्केस्ट्रेट करवाई, उसके बाद ये एक सालिसी का एक इन्होंने रोल प्ले किया।
फिर इन्होंने जब कहा कि जी हमने सारे साइट्स को ओब्लिटरेट कर दिया, अमेरिकन मीडिया ने, वेस्टर्न मीडिया ने, यूरोपियन मीडिया ने, सब ने कहा कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये प्रूफ बताए ना आप हमें, आपके पास तो प्रूफ ही कोई नहीं है। उनके जो बंकर्स हैं वो तो कुछ 60-60, 70-70 मीटर नीचे हैं जमीन के, तो आप कह रहे हैं कि आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर आप कहते हैं कि जी उनका यूरेनियम ये हो गया, फिर दूसरी कहानी निकालते हैं आप कि जी ये जो 400 है यूरेनियम, ये आपने पहले इन्होंने मूव कर दिया। हर किस्म की कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है। बात बड़ी सिंपल है, डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आए तो उनका स्लोगन क्या था कि मैं दुनिया के अंदर सारी जंगें बंद करा दूंगा और मैं अमन लेके आऊंगा। अमन नहीं आया, बल्कि उन्होंने जंगें शुरू कर दी। और जब उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने अपने फ्रंटियर पे कर दिया। आप पहले कनाडा के साथ कर दिया, हम इसको अनेक्स कर देंगे, ये अमेरिका का स्टेट बन जाएगा। फिर आपने मेक्सिको के साथ पंगा लिया, फिर आपने ग्रीनलैंड के साथ पंगा लिया, फिर आपने कोशिश की कि यूक्रेन के अंदर हाथ मारने की कोशिश करें, लेकिन वहां पुतिन ने बिल्कुल उनको वो मुंह नहीं लगाया। चाइना के साथ इन्होंने वैसे एक टैरिफ वॉर इनकी शुरू कर दी। तो इन्होंने बेसिकली एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया, और मेरी नजर में ये जो सब कुछ हुआ है ये एक डाइवर्जन मेजर था। देखो, इसको मैं कहता हूँ रियल टैक्टिकल वॉर एक्सरसाइजेस। ठीक है, इसमें लोग बिल्कुल मरे हैं, दोनों साइड्स के मरे हैं, लेकिन ये जो वॉर एक्सरसाइजेस करते हैं दूसरे, आप देखोगे कि उसके अंदर ये इसी इंटेंसिटी से करते हैं जो कि आपने ईरान इजराइल की देखी। अब ऑल ऑफ अ सडन ये परसों इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि देखो उन्होंने क्या किया, मैंने ये किया, और उन्होंने एक गैर मुनासिब एक अल्फाज भी मेरे ख्याल कैंप डेविड पे थे, वहां इन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन द क्वेश्चन इज कि आप पहले काम ऐसे करो क्यों, और उसके बाद आप फिर हमें अपीज करने की कोशिश करते हो, और द जनरल कहे बड़ा अच्छा आदमी है, और तेरी फफीदा पुत्र अच्छा आदमी है, तू उसको क्या जानता है। तो ये इस तरह की जो लॉलीपॉप्स देते हैं, ये सब लॉलीपॉप्स हैं। जो हमारे जनरल ने, फील्ड मार्शल ने जो काम करना है वो खुद करेंगे, वो इनके कहने पे नहीं करेंगे, वो याद रखें आप। और ये जो चीज है कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जी शायद मैंने इनको कुछ कर दिया या कह दिया, एक थ्योरी प्रेजेंट कर रहे हैं, इंसिनुएशन, ये बिल्कुल गलत है। ये एक इंटरनेशनल, मैं इसको कहता हूँ कि ये डबल डुप्लिसिटी और डबल पॉलिटिक्स और डबल डिप्लोमेसी ये कर रहे हैं कि जिसके साथ इनको एक तो पता नहीं किसने यहाँ से नॉमिनेट कर दिया कि जी इनको नोबेल पीस प्राइज का तो हकदार है ही नहीं है ये, जो इसने हरकतें की हैं। बट बहरहाल ये इसका एम वही है, और इसका एम कोई नहीं है। अमीर आदमी है, सारी उम्र पैसा खर्चे भी, तो ये इसका पैसा खत्म नहीं होगा। लेकिन जब ईरान इजराइल की बात करते हैं, ईरान को इसने वाकई बहुत नुकसान इस तरह पहुंचाया है कि बिलियंस एंड बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनके जो प्रोजेक्ट हैं उन्होंने इसको सेटबैक कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ईरान अब नहीं हटेगा, वो बनाएगा, जो मर्जी दुनिया कह दे वो बनाएगा। हमें भी तो कहा था ना, नवाज शरीफ की स्पीचें सुन ली है ना आपने, कि 6 टेलीफोन कॉल्स आए थे, हमने कर दिया था। क्या किया इन्होंने हमारा? कुछ नहीं। तो जी मीर साहब, आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, ये तो हम काफी दिनों से देख ही रहे हैं कि कौमी असेंबली से जो है वो बजट की मंजूरी का अमल भी जो है वो हो चुका हुआ है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा कि हमें तहफुजात थे, जैसे सोलर पे थे, मुलाजमीन की तनख्वाहों पे थे, हमारी जो तजावीज थी वो वनमन तस्लीम की गई, इसलिए जो है वो हमने बजट के लिए वोटिंग करी। वो पीपल्स पार्टी ने करनी थी, ये तो सबको पहले से ही पता था। अब आप इस वजीर आजम, बज़ाहिर जो ऐवान का माहौल था वो बड़ा खुशगवार नजर आया। वजीर आजम भी जो जाकर थे वो अपोजिशन बेंचों पे गए और सबसे मुसाफा किया और मिले। अब आप क्या देख रहे हैं कि अब अपोजिशन जो है वो तो डटी पड़ी है कि ये जो बजट है ये IMF का बजट है और हम इसको नहीं मानते, और ये कोई नई बात भी नहीं है, हर दफा अपोजिशन ऐसा करती भी है। आप इनके मोडस ऑपरेंडी को देखें सबसे पहले। ठीक है, इख्तलाफात होते हैं, ऑपोजिशन का काम बिल्कुल अपोज करना होता है, गवर्नमेंट के अंदर भी कई रिजर्वेशंस आ जाती हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज, अभी जो आप कह रही हैं कि वजीर आजम उधर गए, वही आप पहले क्यों नहीं बैठ जाते थे? पहले आपने बिजनेसमैन को बिठाया। आप जो बजट बनाते हैं
इनको पता है किसी को बजट बनाना, अपार्ट फ्रॉम ये जो औरिया औरंगजेब आए हैं जो कि एक बैंकर रहे हैं एबीएन एमरो के अंदर? आप मुझे बताएं, क्या इनके अलावा आपने कोई इकोनॉमिस्ट या कोई बिजनेस वाले, बिजनेस कम्युनिटी, सक्सेसफुल बिजनेस पीपल, क्या आपने उसमें ऐड किए हैं जिनकी सक्सेस स्टोरीज हैं, जो कि आप उसको बड़ा भी कर सकते हो? किसी से कंसल्टेशन किए? आप बना देते हैं बजट, आपको जो नीचे सेक्शन ऑफिसर देगा और आपका जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी बना के भेज देगा एक नोट, आप उसके ऊपर फिर आगे आप बना देते हैं। सबसे पहले बजट को बिजनेस कम्युनिटी के साथ डिस्कस करना चाहिए। आप चेंबर्स ऑफ कॉमर्स है हमारे कराची से लेकर पेशावर तक, सबको बुलाओ बिठाओ और आप इसमें बात शुरू कर दो। लेकिन ये बना देते हैं, उसके बाद ये जो फिर यही बात आती है जो आपने अभी सवाल किया, फिर डिबेट शुरू हो जाती है, फिर एक दूसरे के साथ इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं, और इसका नुकसान किसको होता है? अवाम को। अवाम चाहती है, देखो बजट हमेशा ऊपर ही जाएगा क्योंकि दुनिया, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में महंगाई है। तनख्वाहों की बात आती है, अपनी तो तनख्वाहें बढ़ गई हैं। ये लोग आए हैं लोगों की खिदमत करने के लिए, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए नहीं आए। ये बात होती है। अब आप मुझे बताओ कि कई आपके एक दो वजीर आजम आए हैं जिन्होंने एक टका नहीं लिया, एक आई एम श्योर शबाज भी नहीं ले रहे होंगे, आई होप नहीं ले रहे होंगे, लेकिन लेते हैं, ये तनख्वाहें लेते हैं आके, कई प्रेसिडेंट्स लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज कि जब आप ऐसी सीट पे आते हो, सबसे पहले एग्जाम्पल खुद बनो कि हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या करना है आपके लिए। तो वो एग्जाम्पल्स तो है नहीं आपके पास। आपने 7-7, 8-8 लाख रुपए इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, हर चीज कर दी है, ये पैसा कौन देगा? ये टैक्स पेयर देगा। तो टैक्स पेयर जब ये पैसा देगा, तो जो टैक्स पेयर को जो आपने रिलीफ देना था करोड़ों का, वो तो कई तो आपके इधर चले जाएंगे हर महीने। तो अब आप मुझे बताएं, हालांकि छोटी सी बात है, बट द क्वेश्चन इज, द पॉइंट मैं रेज करना चाह रहा हूं कि आपने देखना है कि कौमी फलाह व बहबूद के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो क्या कर रही है, वेदर इट इज पीटीआई और ये जो इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है, जो मर्जी हो, उन्होंने भी यही किया, ये भी यही कर रहे हैं। बातें सब करते हैं और जब ये गवर्नमेंट से बाहर आते हैं फिर ये बड़ी बड़ी कहानियां मारते हैं, हाँ जी ये कर दो। और भाई जब तुम पावर में थे उस वक्त क्यों नहीं किया? फिर जो आपकी गवर्नमेंट आती है, नई गवर्नमेंट आती है, इंस्टेड के बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, और जी पिछले ये कर गए, पिछले, ओ भाई वो कर गए, तुम क्या कर रहे हो? तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो डिबेट होती है, ये बड़ी बेमानी होती है डिबेट, और ये मैं समझता हूँ नेशनल असेंबली का टाइम भी वेस्ट होता है, अवाम का टाइम भी वेस्ट होता है। और ये जो प्रोसीजर है, ये मेरा नहीं ख्याल है कि प्रोडक्टिव प्रोसीजर है। आप हमेशा एक दूसरे की कंसल्टेशन से बात करें, और किसके लिए बात करेंगे? अवाम के लिए। तनख्वाहें, बिल्कुल आपने सही कहा कि तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल 6-7% पे ये कह रहे हैं आ जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो, उससे भी ज्यादा है ये। द क्वेश्चन इज कि आम आदमी कैसे सरवाइव करेगा जिसकी 30-40 हजार रुपए तनख्वाह है, वो अपने बच्चे को, जिसका कॉलेज की फीस जो है इस वक्त आप कह लो कि अप्रोक्सीमेटली 40,000-50,000 रुपीज अ मंथ, तो यू रियली थिंक अपने बच्चे को बढ़ाएगा, आगे लेके जाएगा? वो बच्चा तो चपरासी बन जाएगा, उसको तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी एक सोसाइटी में एक ऊपर जाने के लिए। ऊपर जाने के लिए आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? मैं तो जी मैट्रिक, सॉरी आपकी आवाज नहीं है। मैं कह रही हूँ, मतलब कि जो गरीब तबका है वो मजीद पस्ती की तरफ जा रहा है, वो मजीद गुर्बत की तरफ जाएगा, बिकॉज हम टांका पट्टी के साथ चल रहे हैं, हम एडहॉकिज्म के साथ चल रहे हैं। और ये जो एडहॉकिज्म के साथ जब गवर्नमेंट्स रन करती हैं, क्योंकि हर गवर्नमेंट जो आती है, इंक्लूडिंग ये जो पीछे गए पीटीआई, ये वो काम करते हैं कि जो इनको इलेक्ट्रेट का फायदा हो। और भाई भाड़ में जाए इलेक्ट्रेट, तुम इलेक्ट्रेट के फायदे की बात करो, तुम वोट की बात करते हो, वोट लेने की बात मत करो। आपको कई डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे जिसके अंदर बड़े सख्त होंगे, अवाम नाराज भी होगी, लेकिन ये डिसीजन अवाम के फेवर में जाएंगे। अब आप मुझे बताओ, हमारे कितने लाखों लोग मरते हैं मोटर बाइक के एक्सीडेंट्स के ऊपर, गाड़ियों के एक्सीडेंट्स के ऊपर। आप मुझे बताएं कि आपने कोई ऐसे फाइन्स इंपोज किए हैं? आपने कोई प्रोसिक्यूशन की है? आप ये जो लोग मर जाते हैं इनकी कोई कॉम्पनसेशन हुई है? नहीं होती है, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है। हाँ जी अल्लाह की मर्जी थी, और भाई दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड रन्स। हमने एक सिस्टम के ऊपर चलाना है, इस मुल्क के ऊपर, और इस मुल्क को जब तक हमें सिस्टमैटिक तरीके के साथ, प्रोफेशनल तरीके के साथ नहीं चलाएंगे, और ये ना वरी करो कि जी मुझे आइंदा आगे वोट ना मिले, और यार वो वोट जाने दो,
तुमने देखना कि आज अवाम के लिए क्या कर रहे हो, ये कोई नहीं करता। ऑनेस्ट गॉड ये नहीं करते, ये सिर्फ डरते हैं कि हम ऐसा कोई काम कर दे। मैंने एक आईजी, एक डीआईजी ट्रैफिक, मैंने इन सबसे बात की। मैं कहा यार आप क्यों नहीं इनको ट्रैफिक फाइन्स करते? वो निजी एमपीएस मानते नहीं है। अब आप मुझे बताओ, वो मानते नहीं है क्योंकि उन्होंने फाइन्स लगाए, तो क्या होगा? उनको वोट नहीं आगे मिलेंगे। ट्रेडर्स को हाथ क्यों नहीं लगाते? आपका बिलियन ट्रिलियन डॉलर बिजनेस है नीचे, जो कि टैक्स देता ही कोई नहीं है। वो सारा पैसा कैश में है, कच्ची रसीद होती है, एफबीआर को टका नहीं जाता, और आपने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को टैक्स आप ठोक देते हो। विद द रिजल्ट वो चीजें महंगी कर देता है। जब वो चीजें महंगी करता है, अवाम चीखें मारती है, तो वो कहते हैं ना, वो बैक टू स्क्वायर वन। तो हम इस तरह की पॉलिसीज कब तक चलाएंगे? जी, सोसाइटी में जब वो सुधार नहीं आता, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट रेज किया। और अब हम थोड़ी सी पीटीआई की, आपने अभी बात की पीटीआई की, तो पीटीआई की बात कर लेते हैं कि पीटीआई में क्या हो रहा है। एक तरफ अलीमा खान साहिबा जो है वो आके बयान देती हैं, फिर अली अमीन गंडापुर आके बयान देते हैं। अली अमीन गंडापुर ने आज भी बड़ा अजीब सा बयान दिया अडियाला जेल के बाहर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हमें क्या परवाह, पाकिस्तान क्या हमारे बाप का है। मतलब ये अल्फाज कोई उनको याद दिलाए कि जिस पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, उसी पाकिस्तान के एक सूबे के आप वजीर आला है। मुखालफत आपके साथ जुल्म, सब कुछ अपनी जगह, मगर आप एक पोजीशन एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी बात है, आप अपने अंदरूनी इख्तिलाफात की झलक जो है वो पाकिस्तान पर या मीडिया पर या सोशल मीडिया पर क्यों डाल रहे हैं? बार बार टारगेट कर रहे हैं मीडिया को, सोशल मीडिया को। और एक तरफ ये दावा करते हैं उनके फैक्ट्री इत्तलात के सोशल मीडिया जो है वो हमारी सबसे बड़ी पावर है। अगर आपने पाकिस्तान को गंदा करना है तो फिर यही लाइन आप ले लें, तो पाकिस्तान को अब फिर आपको हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है। वो हिंदुस्तानी क्या कहते हैं, ये तो आप हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपस में ये करके खुद ही गिर जाएंगे। ये वो सही कहते हैं। हमें यूनिटी दिखानी चाहिए। अगर आप के पास ये फ्रंटियर की गवर्नमेंट है, तो इस गवर्नमेंट को आप चलाएं, इस गवर्नमेंट को आप आगे लेके चलें, लोगों की भलाई करें। मैं भी गया था कोई 2 हफ्ते पहले पेशावर, खुदा की कसम मुझे शर्म आ गई थी पेशावर देख के कि हम पेशावर की और पीटीआई की गवर्नमेंट की बात करते हैं। क्या किया ना रोडों के ऊपर, हालत देखे रोडों की जाके, ऑनेस्टली सर सिर्फ जोशी की तकरीरें की और ड्रामेबाजियां की हैं अली अमीन गंडापुर ने अब तक। तो अब आप मुझे बताएं, अब ये अलीमा खान और ये जो गंडापुर साहब हैं, ये दोनों अगर ये लगे हुए हैं तो नुकसान किसका है? इनकी तंजीम का नुकसान है। इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि यहाँ अगर आपके कुछ डिफरेंसेस भी हैं, आप एक कमरे में बैठ के इसको रिजॉल्व कर सकते हो, रादर कि वो जिस तरह वो एक टर्मिनोलॉजी है कि डर्टी लिनन वॉशिंग आउट इन द पब्लिक, ये मत करो। आपने देखा है कि ये जब पीपल्स पार्टी या नून ये जब मुश्किल वक्त में थे, इनके किसी लोगों ने इस तरह की हरकत की है? बिल्कुल इख्तलाफात थे पार्टीज के अंदर, दोनों के अंदर थे, लेकिन इन्होंने ये ऐसा मुजाहरा नहीं किया कि जो कि आज हम पीटीआई का देख रहे हैं। ये बड़ा अफसोस बात है। देखो, इमरान खान ने पीटीआई एक मेहनत से बनाई है, एक प्रेशर ग्रुप से इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी, और जब पॉलिटिकल पार्टी बनी है, ठीक है, ये जो भी इनके साथ हालात हुए हैं ये कोर्ट्स उसको डिसाइड करेंगे, लेकिन एज एन न्यूट्रल ऑब्जर्वर आप तो अपनी पार्टी का नुकसान खुद कर रहे हो। एक कोई और बयान देता है, कोई इधर करता है। वो कहते हैं ना, यहाँ टू मेनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस। हर बंदा यहाँ चीफ बनने की कोशिश करता है, और ये पूरी कोशिश करेंगे कि इमरान खान जो है ना, वो बेचारा अंदर ही बंद रहे। वो गवर्नमेंट को जरूरत ही नहीं कुछ करने की, ये खुद ही लगे हुए हैं। और भाई तुम कोई ऐसा प्लान बताओ कि जिसके अंदर नेशनल कंसेंसस आए, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो बैठी हुई है, जो जैसी मर्जी लूली लंगड़ी जो मर्जी गवर्नमेंट को कह लो, लेकिन इसके साथ बैठ के काम तो करो। अपोजिशन वो करो कि जिसके अंदर इन पर तनकीद भी करो, लेकिन तनकीद बराए तामीर करो। मुझे अभी तक याद है, आई थिंक 2013 के इलेक्शन से, तो नवाज शरीफ अपना जब वो मैंडेट कह रहे हैं, अपना मैनिफेस्टो लेके 180 से नीचे उतरे, तो मैं पीछे था। तो
बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि मैं हुकूमत लूं ना लूं, क्योंकि ये जो पिछली गवर्नमेंट जो छोड़ के जा रही है, मुझे तो नहीं पता कि हम इसको कैसे रिवाइव करेंगे। तो उन्होंने सही बात बड़ा कही। सही। देखो, आज अगर ये गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी ना, तो आगे आके आप 6 महीने नहीं चला सकेंगे, इवन विद द मोस्ट पब्लिक सपोर्ट। आप टांका पट्टी जरूर लगा दोगे, लेकिन आपका जो रेफर्मेशन है वो आप एक रेवोल्यूशन नहीं लेके आ सकते उसके अंदर। आप रेफर्मेशन के अंदर ये करंट गवर्नमेंट काम करे, आगे जाएं, और फिर आप लोगों से बोले कि हम इसे बेहतर करेंगे, कोई अपना प्लान बताएं कि जिसके अंदर कुछ पैसा तो बने लोगों के लिए। लोग भाग क्यों रहे हैं? लोग इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि जो आपने पहला सवाल किया, लोगों के अंदर वो सकत नहीं रही। मिडिल क्लास बिल्कुल लोअर क्लास हो रही है, और जो लोअर क्लास है वो बिल्कुल ही आप कह लो कि डाउन ट्रॉडन क्लास हो गई है। तो अब इसका रिवाइवल कौन करेगा? मुझे बता दें आप। ये एसएमएस पे बात करते हैं, ठीक है, चाइना हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, बहुत। मेरे साहब एक लास्ट क्वेश्चन है कि कल हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं अली अमीन गंडापुर और जाते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के पास के चैम्बर में, और वहां पर जाके कहते हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए। क्या उन्हें उनके पास वकीलों की इतनी माहिर टीम मौजूद है? क्या उन्हें नहीं पता क्या क्या प्रोसीजर होता है? और इस तरह किसी जज के रूम में जाकर इस तरह कहना, उस जज को भी मुतनाज़ा बनाना है और अपने लिए खुद मुश्किलात खड़ी करना है, अपनी पार्टी के लिए मुश्किलात खड़ी करना है। बड़ी अच्छी आपने बात की। अगर सारे लोग जज के कमरे में, जज के चैम्बर में चले जाएं और कहें कि मुझे इंसाफ दो, तो फिर कोर्ट्स बंद कर दो। देखो, जो मर्जी है, ये जजेस जो हैं ये ऑनरेबल जजेस हैं। अगर इनमें कहीं को गलतियां करता है, बट लेकिन हमने उनका नहीं, हमने इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है। तो जब आप इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं तो दिस इज नॉट द वे। आपने सही कहा, ये जो लॉयर्स हैं, ये इनका लॉयर जाए, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि मुझे इंसाफ दो, वो कहेगा मुझे दलील दो, मुझे दलाइल दो, मुझे बताओ। तो जब आप उन दलाइल पे काम करेंगे तो यस। लेकिन यहां मैं एक और भी चीज कहूंगा कि हमें पूरे पाकिस्तान को, गवर्नमेंट, ऑपोजिशन, आम आदमी, जो मर्जी हो पाकिस्तान में, सबको पूरी 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 उम्मीद है और होती है कि जो इंसाफ जो है वो कंप्लीट इंसाफ मिलना चाहिए, जो मर्जी हो, किसी को भी। क्योंकि मैंने इंसाफ देख लिया है। ये जो इंसाफ आपने जरदारी साहब के साथ किया, जो आपने नवाज शरीफ के साथ किया, अब वो एक्विट हो गए ना, मुझे बता दें। यही कोर्ट थे ना जिन्होंने इनको क्या क्या नहीं किया, यही कोर्ट थे। बिल्कुल बिल्कुल, इंसाफ के बातों को पूरा होना चाहिए और इंसाफ हमें मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपका कि आपने हमें वक्त दिया और इतनी तफसीलन हर पहलू पे जो है वो नजर डाली। इसके साथ ही वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक कहीं की जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात होगी, जैसे कि हम पीटीआई की बात कर रहे थे, और आज पीटीआई की भी बड़ी खबरें हैं। बजट जो है वो पास हो गया है कौमी असेंबली से, और अली अमीन गंडापुर ने एक जोशीला दोबारा से खिताब किया है जिसमें उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है और उनकी जुबानी पीटीआई से मुलाकातें नहीं होने दी जा रही हैं, उस बारे में भी बात की है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के रहनुमा आलमगीर साहब ने। आलमगीर साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी, और अब ये इख्तलाफात हम देख रहे हैं कि मजीद खुल के सामने आ गए। एक तरफ अलीमा खान ये कहती हैं कि इमरान खान, जब उनसे सवाल किया जाता है कि शायद इमरान खान को माइनस कर दिया गया है। अब ये माइनस का वर्ड जो है वो बहुत छोटा है, मगर अपने अंदर ये बहुत बड़ी कहानी रखता है। अब एक इससे इख्तलाफात, उभाम और पार्टी के अंदर जो हलचल हो रही है वो सब खुल के सामने आ रही है। देखिए, एक तो इमरान खान साहब को माइनस करने के लिए आपको अवाम को माइनस करना पड़ेगा, जो नामुमकिन है। पिछले 3 साल से तमाम हरबे आजमाए गए। पिछले 3 साल में इलेक्शन चोरी किया गया इमरान खान साहब को माइनस करने के लिए, उन पर गोलियां गई, उनके घर पर गैर कानूनी रेड्स मारी गई, 200 से ज्यादा मुकदमे बनाए गए, उनको लिए उनका रिजीम चेंज किया, उनके लोगों को खरीदा गया, उनकी पार्टी को तोड़ा गया, अगवा, तशद्दुद, लोगों को गायब किया गया।
बल्ले का निशान छीन लिया, लेकिन इमरान खान माइनस नहीं हुआ और बिल आखिर उसको अडियाला जेल में कैद किया है, लेकिन इमरान खान माइनस नहीं हुआ। तो जिस पर अल्लाह का फजल और करम हो वो माइनस नहीं हो सकता, और अवाम की हिमायत हो वो माइनस नहीं हो सकता। रही बात, देखें इस वक्त जिस तरीके से बजट पास हुआ तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए था जिस अंदाज में ये हुआ, और जो हमें जो कमिटमेंट्स थी, यानी ये 30 तारीख से पहले का वक्त था, इमरान खान से मुलाकात हो सकती थी, उनकी राय शामिल हो सकती थी, लेकिन अभी भी ये इख्तियार है हमारी हुकूमत के पास कि जो भी बजट में चेंजेस कर सकते हैं वो इमरान खान की राय अब भी उसमें शामिल की जा सकती है, बजट में चेंजेस की जा सकती हैं। हाँ, ये दुख और ये एक सदमा जरूर पहुंचा कि जो इमरान खान के अहकामात थे वो उस अंदाज में उस पर पाबंदी से अमल नहीं हुआ जो उनके अहकामात थे, लेकिन माइनस किसी सूरत कोई नहीं कर सकता किसी को। और रही बात, देखिए पीटीआई के अंदरूनी मामलात पे मैं ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इस वक्त हमारा सरबरा लीडर वो चूंकि कैद है, हमारी हमारी उन तक हमारी अपने लीडर तक रसाई नहीं है। एक घर का सरबरा अगर ना हो तो आपस में इख्तिलाफात राय भी होती, आपस में वो कंसेंसस बिल्ट नहीं हो पाता, अलग अलग जहन होते, अलग अलग लोग होते, अलग अलग एजेंडाज होते लोगों के। तो ये एक सरबरा, एक लीडर का इसीलिए होना जरूरी कि वो एक यूनिटी का सिंबल होता, सबको मुत्तहिद रखता। तो आज ये फुकदान जरूर है तहरीक इंसाफ में कि हमारा सरबरा नहीं है, हमारा लीडर कैद है, हमें रसाई नहीं उस तक, गैर कानूनी कैद किया हुआ, विक्टिमाइज किया जा रहा उसको। तो ये मसाइल इसीलिए हमें दरपेश हैं कि कहीं आपस में क्या इख्तिलाफात आते, कहीं इख्तिलाफ राय आता, बयानबाजी आती है एक दूसरे के अगेंस्ट। तो मेरे नजदीक ये एक नेचुरल अमल है जो एक सरबरा की गैर मौजूदगी में पेश आता। हालांकि यही तो बात हम कह रहे हैं कि आपने कहा निशान छीन लिया गया, कैंपेन नहीं करने दी गई, और भी जो भी कुछ हुआ है, मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, ये सारी बात आपके वैलिड पॉइंट है। और जो स्ट्रीट पावर इमरान खान के नाम पर पीटीआई के पास है, इससे भी कोई डिनाई नहीं कर सकता, चाहे हमें पीटीआई से 1000 इख्तिलाफात हो, ये हम एक जगह इस बात को लॉ करते हैं। मगर अब बात ये है कि जो काम इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकी, हम खुल के कह देते हैं, जो काम मुखालफिन नहीं कर सके या जो काम सुपर पावर्स नहीं कर सकी, वो खुद पीटीआई के अपने लोग कर रहे हैं, खास तौर पे वजीर आला केपी के और अलीमा खान। अब अलीमा खान और इनके दरमियान में जो इख्तिलाफात हैं वो इस कदर अजीब और गरीब देखें जिस अंदाज में आपस में बयान एक्सचेंज हुए, और तो ये तो इसकी तो मैं क्या बात करूं, इस पे ये नहीं होना चाहिए था। और रही बात जिस अंदाज में बजट पास हुआ, ये भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये चीजें कोई तहरीक को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि अगर कोई ऐसी काली भेड़ इस सारे तहरीक में, अगर कोई काली भेड़, कोई साजिशी अनासिर, कोई ऐसी चीज जो किसी और एजेंडा पे, तहरीक से हटके किसी एजेंडा पर जो है वो गामजन है, काम कर रहे हैं, तो वो लोग एक्सपोज हो जाएंगे इस सारे अमल में। और मैं समझता हूँ ये तहरीक इंसाफ के आलमगीर, मैं आपको सॉरी, आपने बड़ा एक बहुत जबरदस्त अल्फाज बोला। आप समझते हैं कि काली पेड़े मौजूद हैं जो टेबल के किसी दूसरी तरफ खेल रही हैं, या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली है, या आपके मुखालफिन के साथ मिली हुई है, और अल्टीमेटली वो ये चाह रही है कि इमरान खान बाहर ना आए। देखिए, काली भेड़े हर सतह पर
موجود رہتی ہیں، پلانٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے. اور یہ آج سے نہیں، پچھلے 3 سال سے رجیم چینج کے بعد سے یہ عمل، یہ سلسلہ جاری ہے. کبھی کس انداز میں، کبھی کس انداز میں. اور کالی بھیڑ صرف تحریک انصاف کے اندر ہی نہیں، وہ میڈیا کے اندر بھی ہے، وہ اس وقت ہماری جو عدلیہ ہے اس کے اندر بھی ہے اس وقت، اور پارلیمان میں بھی. بہت کھانا بناتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، آپ ہر چیز، ابھی علی امین بات کر رہے تھے میڈیا پر سارا انہوں نے ملبہ ڈال دیا. ابھی آپ بات کر رہے ہیں سارا میڈیا پہ ملبہ ڈال دیا. یہ تو غلط بات ہے نا. میڈیا تو وہی دکھائے گا جو آپ لوگ کہیں گے، جو ہم تو وہی رپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں بانی پی ٹی آئی کا نام لے لیں میڈیا پہ، عمران خان کا نام چلا دیں، لکھ کے چلا دیں. یہ کون سی پالیسی ہے؟ کون سا عدالتی حکم ہے کہ ان کا نام نہیں چلایا جاتا؟ کون سا جو ہے پارلیمنٹ کا قانون ہے کہ ان کا نام نہیں چلایا جاتا؟ یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. اور یہ ایک طرف تحریک انصاف کے لیے سینسرشپ ہے، ہماری نہ خبریں چلتی، نہ ہماری پریس کانفرنسز چلتی، نہ ہمارے بات پہنچائی جاتی. اڈیالہ جیل کی مثال لے لیں کہ ہم اپنے لیڈر تک، عدالتوں کا حکم ہے کہ جمعرات کو اور منگل کو ملاقات ہوتی، فیملی کی، وکلا کی ملاقات ہوتی، ہر پرزنر کا یہ رائٹ ہوتا. اور وہ ایک پولیٹیکل پرزنر، ایکس پرائم منسٹر ہیں، ان کو ملنے نہیں دیا جاتا. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کالی بھیڑیں ہر جگہ موجود ہیں، اور یہ تحریک انصاف یقینی طور پہ ایک مستقل جو ہے وہ اسٹرگل کر رہی، مشکل وقت سے گزر رہی. تو ان چیزوں کو بھی ہم فیس کر رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ آپ کالی بھیڑ کے، اب دیکھیں پی ٹی آئی لیڈرشپ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی لیگل ٹیم اور پولیٹیکل ٹیم دونوں میں باقاعدہ ہمیں اختلافات نظر آتے ہیں. کبھی لیگل ٹیم جو ہے وہ ہمیں آگے نظر آتی ہے، کبھی پولیٹیکل ٹیم جو ہے وہ ہمیں پیچھے نظر آتی ہے. تو یہ آپس میں خود مل بیٹھ کر، اتنے سینئر قانون دان موجود ہیں، آپس میں خود مل بیٹھ کر کوئی ایسی اسٹریٹجی کیوں نہیں بناتے کہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ تماشا نہ بنے کم سے کم؟ دیکھیں، میں پھر سے کہوں، میں بار بار ہر سوال کا ایک ہی جواب ہے. جب آپ کا لیڈر، گھر کا سربراہ، پارٹی کا سربراہ وہ موجود نہیں ہوتا، تو یہ تو ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت اور سابق وزیر اعظم کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. ایک چھوٹا سا گھر، چند افراد کا گھر، خاندان جو ہے سربراہ کے بغیر نہیں چل پاتا. اس میں آپس میں اختلاف بھی آتے، لوگوں کے مختلف ذہن ہوتے، اوپینین کا فرق ہوتا. تو آج بھی یہ ضرور ہے کہ تحریک انصاف میں چونکہ لیڈر ایک ہی ہے، وہ عمران خان ہے، دوسرا کوئی لیڈر، ایک دوسرے میں مسائل بھی رہتے، ہائرارکی، چین آف کمانڈ فالو کرنا. اور 9 مئی کے بعد یہ بھی ایک چیز آئی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ نئے تھے، کچھ پرانے تھے، کچھ وکلا تھے جو منظر عام پر آ سکتے، کچھ وہ پرانے لوگ جو روپوشی میں تھے. تو یہ بڑا مسائل کا شکار رہی ہے یہ پارٹی اس سارے ادوار میں. تو میرا خیال ہے کہ ان مسائل کو ہم اگر زیر بحث لائیں، زیر غور لائیں کہ 9 مئی کے بعد تحریک انصاف پہ یہ ریاستی جبر کیوں ہوا، یہ الیکشن سے باہر کیوں کیا گیا، پارٹی پر پابندیاں کیوں لگائی گئی، بلے کا نشان کیوں چھینا گیا، تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر موضوع ہوگا بجائے اس کے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بیان بازی یا آپس میں اختلاف رائے کو ہم موضوع بنائیں. اچھا چلے ہم نہیں کرتے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ قومی سلامتی کے جتنے بھی معاملات ہیں، آپ یہ سمجھ، اس پہ آپ تو ظاہر اس کی مخالفت کریں گے، مگر عام تاثر یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس پر اپنی گرفت، یا پی ٹی آئی اس پر اپنی جو ہے حیثیت وہ کھو چکی ہوئی ہے. کیونکہ آپ لوگ قومی سلامتی کے کسی بھی معاملات پہ، کیا وہ کے پی کے کا معاملہ ہو، کیا وہ بلوچستان کا معاملہ ہو، کیا ہے وہ انڈیا پاکستان کا معاملہ ہو، کسی بھی قومی سلامتی کے معاملے پہ آپ کسی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ جا کر نہیں بیٹھیں. ایک بھاری اپوزیشن آپ کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود بھی. دیکھیں، ہم جو بات کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو
गौर से तफसील में जाकर देखें तो वो भी कौमी सलामती की बात है। इस नेशन की, इस मुल्क की बुनियादें मजबूत करनी होंगी। वो तब होगी जब इदारे मजबूत होंगे, इदारों को आजाद करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि चंद इदारे मफलूज होके रह जाएं। ये नहीं हो सकता कि चाहे वो अदालतों से इंसाफ ना मिले, पार्लियामान से कोई अवाम के फेवर में हक में कोई कानून साजी ना हो, मीडिया में इजहार राय या वो चीजें ना हो। ये जब इदारे मफलूज, हर इदारा अपनी डोमेन में रहे, इस्टेब्लिशमेंट अपनी डोमेन में रहे, तो हम समझते हैं ये मुल्क की बका और सलामती है और मुस्तकिल और मुस्तकबिल, जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए ये बेहतर है। तो आज क्या है कि आपके पास हर इदारा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जितने इदारे हैं जहां से एक आम आदमी को इंसाफ की तवक्कुआत होती है, वो सब मफलूज हैं। वो सब जो है वो इशारों पर चलते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि इदारों का आजाद होना, और तहरीक इंसाफ जो रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी की बात करती, वो इसीलिए है कि जब कानून की हुक्मरानी होगी तो एक आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ होगा और कौमी सलामती की ये जमानत होगी। लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि या तो इलेक्शन कमीशन के बेनिफिशरीज है सारे, या तो फॉर्म 47 में हुकूमतें बनाई हुई। अब मुझे बताएं 17 सीटों वाले को वजीर आजम बना दें। बहुत बहुत शुक्रिया आलमगीर खान आपका। और आप किसकी क्या डोमेन है ये तो आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।